हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन फॉर द सेशंस ऑफ समरीज। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 10 की इंग्लिश की जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है, इसके एक चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की समरी। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट is a chapter written by an American writer Robert W. Peterson। तो रॉबर्ट पीटरसन के द्वारा लिखा हुआ ये एक चैप्टर है। इस लेसन में इन्होंने क्या किया है, ही हैज डिस्क्राइब्ड द जर्नी ऑफ द मेकिंग ऑफ अ रिनाउंड साइंटिस्ट रिचर्ड एच एब्राइट। तो रिचर्ड एब्राइट नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी जर्नी मतलब किस तरीके से उन्होंने साइंटिस्ट बनने की इस दिशा में प्रगति करना शुरू कर दिया था, मतलब अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी। ये सब आपको इस चैप्टर में एक छोटी सी झलक दिखाई गई है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर की समरी। Richard H. Ebright has contributed significantly to the field of science। हम बेसिकली कहेंगे कि जो बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, इसमें रिचर्ड एच एब्राइट ने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। मियर एट द एज ऑफ 22, सिर्फ 22 वर्ष की, महज 22 वर्ष की उम्र में, जब एक्चुअली ये उस वक्त क्या थे, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर थे। कौन से कॉलेज से थे? हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज से। एट द एज ऑफ 22 क्या हुआ था? अ पेपर ऑन द वर्किंग ऑफ सेल्स was published by him and his friend James R. Wong in a scientific journal। जर्नल का नाम आपको बता रखा है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो इस जर्नल में हम सिंपल कह सकते हैं कि एक आर्टिकल्स से रिलेटेड एक साइंटिफिक बुक पब्लिश हुई थी। और इस बुक में जो टाइटल आपको यहाँ ये बता रखा है, इस बुक में रिचर्ड एब्राइट और उनके एक मित्र, जिनका नाम आपको ये बता रखा है जेम्स आर वोंग, इनके द्वारा एक पेपर पब्लिश हुआ था। इनके द्वारा लिखा हुआ एक आर्टिकल, एक पेपर पब्लिश हुआ था। और वो किस पर बेस्ड था? वो था वर्किंग ऑफ सेल्स पर। सेल्स कौन से हैं? जो ह्यूमन सेल्स जैसे होते हैं ना, तो ह्यूमन सेल्स किस तरीके से काम करते हैं, उस पर बेस्ड ये उनका आर्टिकल था। और इसके बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। मतलब इतने बड़े साइंटिफिक जर्नल में पेपर पब्लिश हो जाना, सिर्फ 22 वर्ष की उम्र होना, उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात मानी गई थी। अब आपको क्या बताते हैं? He was a highly curious child since his childhood। तो बचपन से ही ना वो बहुत ही ज्यादा एक उत्सुक बच्चे रहे। हमेशा से उन्हें शुरू से ही साइंस में इंटरेस्ट था। He and his mother lived in north of रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। मतलब आपको ये जगह का नाम बता रखा है जहां पर वो अपनी माताजी के साथ रहते थे। मतलब ही वॉज अ सोलिटरी चाइल्ड, वो एक अकेले थे। उनके फादर जो थे, उनके पिताजी जो थे, उनका देहांत हो चुका था, तो वो अपनी माता के साथ रहते थे। हिज मदर हिज ओनली कंपेनियन। तो आपको यहां से भी पता चलता है कि उनकी मदर ड्यूरिंग चाइल्डहुड उनकी एक अकेली साथी ही थी। हेल्प्ड हिम इन डेवलपिंग हिज क्यूरियोसिटी। तो अपनी इस उत्सुकता को, अपनी इस इंटरेस्ट को और ज्यादा बढ़ाने में और ज्यादा डेवलप करने में किन्होंने मदद की थी? उनकी मदर ने। अब कैसे मदद की थी? देखो, आपको हल्का सा हिंट साइड में प्रोवाइड किया गया है। ट्रिप्स पर लेकर जाना, उनके लिए साइंटिफिक एपरेटस बाई करना, जैसे टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, कैमराज हो गए, ये सब उनकी मदर उनके लिए करती थी। ही हैड ग्रेट हंगर फॉर लर्निंग। तो एब्राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ बता रखा है कि उन्हें एक्चुअली भूख थी। किस चीज की भूख थी? लर्न करने की, सीखने की। सीखना चाहते थे शुरू से ही, बचपन से ही। ही बिगैन हिज जर्नी बाय कलेक्टिंग थिंग्स लाइक रॉक्स, फॉसिल्स,
कॉइन्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बटरफ्लाइज, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है इसमें बेसिकली बटरफ्लाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इनकी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, ये जो साइंटिस्ट बनने के लिए एक पाथ जो उभर कर आता है वो ड्यू टू बटरफ्लाइज ही उभर कर आता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि बचपन से उन्हें चीजें इकट्ठी करने की, कलेक्ट करने की, होता है ना किसी को कॉइन करने की, कलेक्ट करने की आदत होती है, हैबिट होती है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता होता है। तो इसी तरीके से उन्होंने भी अपनी इस जर्नी की शुरुआत कलेक्शन से ही की थी। आगे आपको क्या बताते हैं, ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन किंडरगार्टन, जिसे हम केजी वाली क्लासेस कहते हैं ना, एलकेजी यूकेजी। तो इतनी सी उम्र में ही उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। एंड बाय द टाइम ही वाज इन सेकेंड क्लास ही हैड कलेक्टेड 25 स्पीसीज ऑफ इट। मतलब जब तक वो दूसरी कक्षा में हुए तब तक ना उन्होंने अलग अलग 25 प्रजातियां जो थी ना बटरफ्लाइज की इकट्ठी कर ली थी। द वर्ल्ड ऑफ साइंस ओपन्ड फॉर हिम व्हेन हिज मदर गेव हिम अ बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। तो आपको यहाँ पर बता रखा है कि जो साइंस का द्वार था, साइंस का जो वर्ल्ड था, दुनिया थी, उनके लिए कब खुली, उनके लिए तब ओपन हुई जब उनकी मदर ने ना उन्हें एक चिल्ड्रन बुक दी। मतलब बच्चों के लिए ही एक किताब उस वक्त आई थी जिसका टाइटल आपको यहाँ बता रखा है, दी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। मोनार्च क्या है, एक बटरफ्लाई की ही प्रजाति का नाम आपको यहाँ बता रखा है। तो उस वक्त उस बुक के एंड में ना एक्चुअली क्या लिखा हुआ था, उस बुक के एंड में एक रिसर्चर का नाम दिया हुआ था, आगे बताया भी हुआ है आपको, कि उन्होंने ये कहा था कि जितने भी उत्सुक लोग हैं जो इस रिसर्च में हमारा योगदान, हमारे साथ योगदान देना चाहते हैं, तो वो काइंडली हमें कांटेक्ट जरूर करें। और कुछ काम कहा गया था, वो काम भी क्या है वो आपको आगे बता रखा है, नेक्स्ट लाइन से ही आपको पता चल रहा है। ही वर्कड ऑन टैगिंग दी मोनार्च बटरफ्लाइज। अब देखो ये बुक का टाइटल मोनार्च है ना, तो यहाँ पर आपको ये काम बता रखा है जो इस बुक के एंड में लिखा हुआ था। इस बुक के एंड में यही लिखा हुआ था कि इस बुक के जरिए लोगों को ये कहा गया था कि हम ये स्टडी करना चाहते हैं, मतलब रिसर्चर्स ये स्टडी करना चाहते हैं कि जो मोनार्च बटरफ्लाइज हैं वो कैसे माइग्रेट करती हैं। माइग्रेशन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो इसलिए कैसे पता चले कि भाई मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए ना एक टैग लगाना, एक छोटी सी स्लिप लगाना शुरू कर देना। तो ये काम किसने किया था, ये काम रिचर्ड एब्राइट ने भी अपने बचपन में किया था। तो ही वर्कड ऑन टैगिंग दी मोनार्च बटरफ्लाइज इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट बटरफ्लाई माइग्रेशन रिसर्च। तो इसलिए इस अनुसंधान में, इस रिसर्च में उन्होंने भी अपना हिस्सा दिया था। अब ये जो बटरफ्लाई माइग्रेशन रिसर्च थी ये किसके द्वारा की जा रही थी, मैंने आपको कहा था ना रिसर्चर का नाम। तो रिसर्चर का नाम, डॉक्टर का नाम आपको यहाँ हिंट में प्रोवाइड किया गया है, डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूरकोहार्ट, टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा। तो कनाडा से, टोरंटो यूनिवर्सिटी से ये रिसर्चर थे, डॉक्टर यूकोहार्ट थे। तो इनके द्वारा इन्होंने एक्चुअली आगे चलकर भी मदद की है, काफी मदद की डॉक्टर रिचर्ड एब्राइट की। तो इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इस बुक का बहुत बड़ा योगदान रहा है रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में। अब आगे आपको क्या बताते हैं, ही पार्टिसिपेटेड इन मेनी साइंस एग्जीबिशंस ड्यूरिंग हिज स्कूल लाइफ। सबसे पहले जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उस वक्त उन्होंने क्या किया था, उस वक्त उन्होंने फ्रॉग टिश्यूज माइक्रोस्कोप के अंडर शो किए थे। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो उनके बाकी और सहपाठी हैं या जो और बाकी लोग हैं जिन्होंने ये काउंटी फेयर में, साइंस फेयर में अपना योगदान दिया था या अपनी जो पार्टिसिपेशन दिखाई थी, उस वक्त उन्होंने ना रियल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो सिर्फ फ्रॉग के टिश्यूज माइक्रोस्कोप के अंडर एक स्लाइड की फॉर्म में दिखाए थे। तो वो रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था, मतलब जैसे हम कहते हैं ना वर्किंग मॉडल होना, तो वो वर्किंग मॉडल नहीं था। तो क्या हुआ, उस वक्त फिर उन्होंने डॉक्टर यूकोहार्ट को लिखा था और उनसे सजेशंस मांगे थे और बदले में
उन्हें काफी सारे सजेशंस मिले भी थे, जिसके बेसिस पर, जिसके बलबूते पर आगे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। अब उसका नतीजा क्या हुआ? Winning an award was never his goal. He just wanted to do a task as best as that could be done. तो आपको ये एक पॉजिटिव फीचर उनके बारे में बताया गया है कि अवार्ड जीतना, फर्स्ट प्राइज हासिल करना, कि भाई मैंने साइंस फेयर जीता है, तो ऐसा कुछ भी उनका गोल कभी भी नहीं था। वो बस ये चाहते थे कि मैं जो भी काम करूं वो पूरी मेहनत से करूं, मैं पूरी शिद्दत से करूं, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूं उससे क्या हमें रिजल्ट्स डिराइव हो सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा हिंट दिया गया है कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या रिसर्च, मेन रिसर्च जो है वो की है। Later on, he did research on utility of 12 tiny gold spots on pupa of monarch butterflies. तो monarch butterflies फिर से वही, इस बुक के जरिए या बटरफ्लाइज के जरिए उनकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उन्होंने बाद में चलकर एक रिसर्च की कि भाई ये जो मोनार्च बटरफ्लाइज होती हैं, जब ये अपनी प्यूपा वाली लाइफ स्टेज पर होती हैं तो उस वक्त 12 छोटे छोटे ना गोल्ड कलर के स्पॉट्स होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, उसका क्या यूटिलिटी है, उसका क्या फायदा है? इट इनडायरेक्टली लेड टू हिज थ्योरी ऑन सेल लाइफ। तो जो पेपर पब्लिश हुआ था उसकी शुरुआत होना यहां से शुरू हो गई थी। तो धीरे धीरे इनडायरेक्टली सेल को समझना, सेल के स्ट्रक्चर को समझना, शुरुआत उन्होंने इन गोल्डन स्पॉट्स से की थी, मोनार्च बटरफ्लाई से की थी। ही वॉन मेनी प्राइजेस, उन्हें बहुत सारे प्राइजेस मिले। ही गॉट अ चांस टू वर्क इन वेरियस लैब्स लाइक वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी। तो जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए, उन्हें चांसेस मिले कि डिफरेंट रिसर्च लैब्स में वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते थे। तो हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने क्या किया? ही डिड एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन मोनार्च प्यूपा। तो मोनार्च प्यूपा पर ही उन्होंने आगे फर्दर और एक्सपेरिमेंट्स भी किए। ही स्टडीड अबाउट द हार्मोन प्रेजेंट ऑन गोल्ड स्पॉट्स ऑफ प्यूपा एंड कंक्लूडेड दैट इट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ देयर, यानी कि मोनार्च विंग्स। तो पहले तो वो गोल्डन स्पॉट्स के बारे में यूटिलिटी पता लगाई कि भाई क्या फायदा है उसका। अब फायदा जब पता चला तो आगे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, मतलब जब उन्होंने एडवांस रिसर्च की उन गोल्डन स्पॉट्स के बारे में, कि पहले तो ये पता चला कि हाँ भाई फायदा होता है, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने क्या पता लगाया? फिर उसके बाद उन्होंने ये पता लगाया कि भाई इस गोल्ड स्पॉट्स में ना कुछ ऐसा है, कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जो हार्मोन, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से उस मोनार्च बटरफ्लाई के विंग्स को डेवलप होने में वो पर्टिकुलर हार्मोन मदद करता है। इस तरीके से इन्होंने ऐसे कंक्लूड किया। बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने और भी बटरफ्लाई से रिलेटेड रिसर्च की थी। लाइक एक, अगर मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको बताऊं तो एक था कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज, जो कि फिर से मैं कहूं एक प्रजाति होती है बटरफ्लाइज की। तो वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो हैं वो मोनार्च बटरफ्लाइज को इमिटेट करती हैं, मतलब उनकी तरह बनने की, उनकी तरह नकल करती हैं। कैसे? ताकि बर्ड्स जो हैं वो उन्हें खा ना सके, ऐसा सोचा गया था, ऐसा समझा गया था। और इस पर भी डॉक्टर रिचर्ड एब्राइट ने रिसर्च की थी कि क्या वाकई में ऐसा ही होता है, कि ऐसे कहते हैं ना कि बर्ड्स जो हैं उन्हें मोनार्च बटरफ्लाइज जो है वो टेस्टी नहीं लगती, इसलिए जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं बचने के लिए वो अपने आप को मोनार्च बटरफ्लाई की कॉपी करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे उन्होंने अपनी लाइफ में किए। अब क्या हुआ? Finally, he was able to identify the chemical structure of hormones and studied how DNA controlled heredity. तो आप सबको पता है, आप सब साइंस में ये पढ़ चुके भी होंगे कि डीएनए क्या होता है। तो फाइनली उन्होंने जो वो हार्मोन्स थे उनका स्ट्रक्चर स्टडी किया, सेल्स के बारे में फर्दर स्टडी किया और ये कंक्लूड किया कि भाई उसमें एक प्रेजेंट होता है डीएनए नाम का एलिमेंट। ठीक है, मतलब
हम सिंपल ये कह सकते हैं कि डीएनए प्रेजेंट होता है सेल में, सेल के स्ट्रक्चर में, जिसके जरिए हेरिडिटरी कंट्रोल होती है, मतलब जिसके जरिए ये पता लगता है कि फादर कौन है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अब फाइनली कंक्लूड करें इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली जो हमें बताया गया है कि राइटर क्या कहते हैं, द राइटर सेज ए ब्राइट एन ऑल राउंड पर्सन, क्योंकि इन्हें एक अच्छा डिबेटर भी बताया है, इन्हें अच्छा स्पोक्स पर्सन भी बताया है, मतलब लोगों के सामने जो 4 लोगों के सामने बोल सके, अपनी बात रख सके, तो इस तरीके से इन्हें एक ऑलराउंड पर्सन कहकर राइटर ने संबोधित किया है, बताया है। पोजेस्ड दोज ट्रेट्स विच आर नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो अकॉर्डिंग टू राइटर रिचर्ड एब्राइट में वो सारे के सारे गुण शुरू से ही मौजूद थे, वो सारे के सारे ट्रेट्स मौजूद थे जो कि एक साइंटिस्ट को जरूरी होते हैं। वो क्या क्या थे, आपको 3 छोटे से हिंट्स बताए गए हैं। दीज आर फर्स्ट रेट माइंड, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं कि शार्प माइंड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए किसी भी चीज को सीखने की, एंड विल पावर होनी चाहिए जीतने की। ठीक है, मतलब हार्ड वर्क, सिंपल हम ये कह सकते हैं। तो व्हाट वी कैन बेसिकली कंक्लूड, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क इज की टू सक्सेस। तो हम नॉर्मली यही सुनते आए हैं कि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस। इसी के साथ अगर दृढ़ निश्चय भी साथ में जुड़ जाए, आप प्रॉपर अगर डेडिकेशन दिखाओ, तो आप जीत जरूर हासिल कर सकते हो, जैसे रिचर्ड एब्राइट ने हासिल की। सो फाइनली यहाँ पर हमारे इस चैप्टर की समरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अर्लियर मैंने आपको हिंट प्रोवाइड किया है, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट करना चाहूंगी कि इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिए, जरूर समझिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। काइंडली डू सम फेवर्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।